सुना रहा हूं डर की एक नई कहानी, द ट्री हाउस। राजस्थान के एक छोटे से गांव अमरूदपुर में एक नया रिजॉर्ट खुला था, पर यह गांव आम नहीं था। कहा जाता है यह गांव 600 साल पहले अचानक वीरान हो गया और यहां रहने वाले लोग हवा में गुम हो गए। सालों तक इस गांव में ना तो कोई रहने आया और ना ही इस गांव ने रोशनी की कोई झलक देखी थी। गांव में खुले इस रिजॉर्ट की खास बात यह थी कि यहाँ कमरे बड़े बड़े पेड़ों पर बनाए गए थे और उन कमरों में जाने के लिए पेड़ के तनों से सीढ़ियां बनाई गई थी। पूरा का पूरा रिजॉर्ट लकड़ियों का बना था और लोगों को प्रकृति के नजदीक रहने का मौका दे रहा था। शहर से मीलों दूर यह रिजॉर्ट एक पहाड़ पर बनाया गया था, जिसके ठीक पीछे एक बड़ी झील निकलती थी। रणधीर और उसकी पत्नी श्रुति इस रिजॉर्ट के पहले कस्टमर बने थे। दोनों इस रिजॉर्ट की खासियत देख यहाँ कुछ पल बिताने आए थे। रिजॉर्ट के रिसेप्शन पर जैसे ही दोनों पहुंचे, वहां बैठे फ्रंट स्टाफ ने कहा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, वेलकम टू द ट्री हाउस रिजॉर्ट। हेलो, हमारी 2 नाइट्स की बुकिंग है रणधीर के नाम से, कैन यू चेक प्लीज? रणधीर ने कहा। श्योर, यस सर, आपको सबसे बेस्ट व्यू वाला ट्री हाउस मिला है। ये रही आपके रूम की चाबी और ये रही इस रिजॉर्ट की डिटेल्स। और हाँ, ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे से 10 बजे तक मेन रेस्टोरेंट में होगा और रमेश आपको आपके रूम तक ले जाएगा, फ्रंट स्टाफ ने कहा। थैंक यू। इतना क्या, रणधीर और श्रुति चाबी ले रमेश के साथ ट्री हाउस की ओर बढ़ गए। रमेश उन दोनों को एक बग्गी में बिठा ट्री हाउस की ओर ले गया। ट्री हाउस का रास्ता रिसेप्शन से ऊपर की ओर था, मानो वो दोनों एक पहाड़ की ओर ऊंचाई पर जा रहे हों। ट्री हाउस तक का रास्ता अंधेरे से घिरा था और जानवरों की आवाज चारों ओर सुनी जा सकती थी। धीरे धीरे रास्ता एक घने जंगल में बदल गया और रमेश ने बग्गी एक बड़े ट्री हाउस पर जाकर रोक दी। सर, ये रहा आपका ट्री हाउस, रमेश ने कहा। दिस इज सो अमेजिंग, यहां तो लगता है एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। श्रुति ने बग्गी से उतरते हुए ट्री हाउस को देखते हुए कहा। उनके सामने एक विशाल पेड़ था जो लगभग 20 फीट ऊंचा था और जिसकी मोटी सफेद जड़ें जमीन से बाहर चारों ओर फैली हुई थी। तनों के एक हिस्से से सीढ़ियां बनाई गई थी जो गोल गोल घूम सीधे ऊपर रूम में ले जा रही थी। सर, आप इन सीढ़ियों से ऊपर चलिए, मैं आपका सामान लेकर आता हूं, रमेश ने उन दोनों को ऊपर जाने का इशारा करते हुए कहा। दोनों जब ऊपर रूम में पहुंचे तो उस ट्री हाउस की खूबसूरती देख हैरान रह गए। पूरा कमरा लकड़ियों का बना था और दरवाजे से घुसते ही ठीक दूसरी ओर एक बड़ी खिड़की बनी थी, जहां सामने एक बड़ा पानी का झरना देखा जा सकता था। वो झरना न जाने कितनी ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। पूरा कमरा वुडन फ्लोर से बना था और जिस पर चलते वक्त लकड़ियों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। रणधीर कमरे के ओर पहुंचा तो वहां से बाहर देख श्रुति को आवाज लगाने लगा। श्रुति, जल्दी इधर आओ, जल्दी प्लीज। रणधीर की आवाज सुन श्रुति तुरंत उस ओर बढ़ गई। वहां देखो, तुम्हें कुछ दिख रहा है? रणधीर ने थोड़ा परेशानी में कहा। नहीं तो, श्रुति ने कहा। अरे वो देखो, उस बूढ़े व्यक्ति को, उसके पूरे शरीर पर कई सारे चाकू लगे हैं और वो मुझे देख एक एक कर उन चाकू को अपने शरीर से बाहर निकाल रहा है। पर जब वो इस बार पलट उस ओर देखने लगा तो वहां कोई नहीं था। अरे वो यही तो था, वो कहां गया? प्लीज मुझे डराओ मत, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूं, श्रुति ने गुस्सा होते हुए कहा। अरे सच बोल रहा हूं मैं। अभी रणधीर आगे कुछ बोलता, वहां रमेश आ गया। सर, ये रहा आपका सामान। क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? रमेश ने रणधीर से पूछा। नो नो, एवरीथिंग इज फाइन, श्रुति ने रमेश की बातों को काटते हुए कहा। ओके मैम, मैं चलता हूं, कुछ जरूरत हो तो फोन से 9 नंबर डायल करिएगा, रमेश ने कहा। अभी रमेश वापस नीचे जाने को हुआ था कि रणधीर ने पूछा, आप यहां कब से हैं? सर, मैं 2 दिन पहले ही आया हूं, मैं यहां से 50 किलोमीटर दूर आंगा गांव से हूं। वैसे सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? रमेश ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल। आप दोनों यहां क्यों आए हैं? मतलब? रणधीर ने कहा। क्या आपको पता नहीं इस गांव के बारे में? मैं कुछ समझा नहीं, रणधीर ने आश्चर्य में पूछा। सर, मैं चलता हूं, मुझे बहुत काम है। अचानक रमेश हड़बड़ी में नीचे उतर वहां से चला गया।
रणधीर और श्रुति को कुछ समझ नहीं आया। वो दोनों कुछ देर बाद डिनर के लिए रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में पहुंच गए। कितना अमेजिंग है ना, पूरा बड़ा गोल चांद इस पूरी जगह को अंधेरे में रोशन कर रहा है, पर एक अजीब सी खामोशी है यहां। तभी वहां खड़े स्टाफ ने कहा, हेलो सर, हेलो मैम, आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? हाँ, आप पहले ये सूप दे दीजिए और उसके बाद चपाती और ये दाल। श्रुति ने मेन्यू में लिखे डिशेस की ओर इशारा करते हुए कहा, श्योर मैम। वैसे क्या हम ही गेस्ट हैं बस आज, और कोई नहीं है इस रिजॉर्ट में? एक्चुअली रेस्टोरेंट में कोई और नहीं दिख रहा, इसलिए पूछा। श्रुति ने कहा, यस मैम, कल कुछ और गेस्ट भी आ रहे हैं। इतना कह वो व्यक्ति वहां से चला गया। देर रात दोनों डिनर कर वापस ट्री हाउस लौट आए। सुनो, मैं बहुत थक गई हूं, मैं सोने जा रही हूं। श्रुति ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर खिड़की पर बैठूंगा और फिर नींद आएगी तो सो जाऊंगा। रणधीर ने कहा। रणधीर अभी कुछ देर और उस जंगल की ओर देखता, अचानक उसे दो लाल आंखें उसकी ओर झांकती दिखी। रणधीर पीछे की ओर हो गया, पर वो दो लाल आंखें और करीब आने लगी। रणधीर डर में सहम गया। वो भी कुछ और कर पाता, उसके सामने एक सफेद रंग की बिल्ली खड़ी थी। ओह, मैं तो डर ही गया था। रणधीर बिल्ली की ओर बढ़ उसे भगाता। उसने रणधीर की ओर छलांग लगा दी और उसके दाएं हाथ पर तेजी से पंजा मारने लगी। रणधीर का दायां हाथ लहूलुहान हो गया। उसने किसी तरह श्रुति को जगाया। श्रुति, श्रुति जल्दी उठो, देखो मेरे हाथ लहूलुहान हो चुके हैं। कहां? कुछ भी तो नहीं है। श्रुति ने नींद से उठते हुए कहा। यार क्यों परेशान कर रहे हो? रणधीर ने जब दोबारा अपने हाथ की ओर देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। श्रुति, कुछ गड़बड़ है। यहां एक बिल्ली थी जिसने मेरे हाथ पर पंजा मारकर इसे खून से लथपथ कर दिया था। रणधीर ने सहमी अंदाज में कहा, सो जाओ यार प्लीज, और हॉरर मूवीज देखना बंद करो। कुछ देर बाद रणधीर भी यही सोचते कि क्या वो सच था जो उसके साथ हुआ, या फिर उसका वहम। सो गया। रात का अंधेरा अब गहराने लगा। शायद काले बादल चांद को ढकने लगे थे। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे कि तभी किसी बच्चे के रोने की आवाज ने श्रुति की आंखें खोल दी। रणधीर उठो, रणधीर, देखो कोई बच्चा रो रहा है। रणधीर और श्रुति दोनों ही ट्री हाउस के चारों ओर झांकने लगे। आखिर इतनी रात जंगल में बच्चा कहां से आया? रणधीर ने कहा। दोनों कुछ और सोचते उन्हें सामने खिड़की की ओर ऊपर से एक रस्सी से बंधी टोकरी नीचे आती देखी, मानो कोई रस्सी में टोकरी को बांध उसे धीरे धीरे नीचे कर रहा हो। दोनों उस ओर बढ़ गए और टोकरी को अंदर ले लिया। जब दोनों ने उस टोकरी में देखा तो उसमें एक छोटा बच्चा था जो जोर जोर से रो रहा था। मैं तुरंत रिजॉर्ट के रिसेप्शन पर फोन लगाती हूँ, श्रुति ने कहा। हाँ जल्दी, रणधीर ने कहा। श्रुति तुरंत फोन की ओर बढ़ गई और नंबर लगा दिया। हेलो हेलो। अभी वो कुछ और बोलती, उसने पलट जब टोकरी में देखा तो वो खाली थी। रणधीर डर में बोलने लगा, श्रुति मैं तुमसे कह रहा था यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो दोनों संभल पाते कोई फिर से उस टोकरी को ऊपर खींचने लगा। धीरे धीरे रस्सी ऊपर जाने लगी और टोकरी उसके साथ खींचने लगी। रणधीर और श्रुति दौड़ उस खिड़की पर पहुंच गए। दोनों ने तुरंत खिड़की से बाहर झांक ऊपर की ओर देखा, पर ऊपर का नजारा बेहद डरावना था। उन्हें ऊपर दुपट्टा ओढ़े एक औरत दिखी जो टोकरी को ऊपर खींच रही थी, पर रणधीर और श्रुति डर में तब सहम गए जब उन्हें उस दुपट्टे के अंदर सिर्फ अंधेरा दिखा, मानो उस औरत का चेहरा हो ही ना। ये नजारा देख श्रुति की चीख निकल गई। वो दोनों तेजी से दौड़ दरवाजे की ओर बढ़ गए। उन्होंने जैसे दरवाजा खोला, सामने रमेश खड़ा था। हेलो सर, हेलो मैम, ऑल ओके? आपने रिसेप्शन पर कॉल किया था पर तुरंत फोन रख दिया। रमेश ने कहा, यहां कुछ गड़बड़ है, यहां हमारे साथ कुछ अजीब हो रहा है। क्या तुमने उस औरत और उस बच्चे को देखा? रणधीर ने कहा। नहीं सर, मुझे तो यहां कोई नहीं दिखा, पर शायद वो बात सच है। रमेश ने कहा। कौन सी बात? रणधीर ने डरे स्वर में कहा। सर, कहा जाता है यहाँ कई 100 साल पहले बहुत सारे लोग रहते थे और इस जगह को सोने का गांव कहते थे। यहाँ लोगों को अक्सर जमीन की खुदाई करते वक्त छोटे छोटे सोने के कण मिल जाया करते थे। पर गांव के 2 हिस्से थे और दूसरा हिस्सा जो इस ओर था, यानी झरने के पास, यहां तक सूरज की किरण नहीं पहुंच पाती थी, जिसके कारण यह हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता था। कोई भी इस हिस्से में नहीं आता था। पर जब उजाले वाले हिस्से का सोना खत्म होने लगा तो लोग अंधेरे वाले हिस्से में आने लगे।
और सोना खोजने लगे, पर इस अंधेरे वाले हिस्से में उन्हें कुछ नहीं मिलता था। रमेश ने कहा, फिर क्या हुआ? रणधीर ने जोर देते हुए कहा, सर सुना है एक बहुत ही गरीब परिवार जो गांव में जमीन नहीं ले पाए, वो ठीक इस झरने के पास आ गए जो अंधेरे वाले हिस्से में था, और अपना घर बना लिया, बिल्कुल इस रिजॉर्ट के पीछे। पर उनकी खुशी का ठिकाना तब न रहा जब उन्हें उनके घर के नीचे सोने की पूरी खान मिली। उनके घर उसी समय एक बच्चा भी जन्मा था। पर धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई और एक रात अचानक यहां एक औरत के रोने की आवाज आई। और अगले दिन सुबह जब लोग यहां आए तो यहां कुछ नहीं मिला। वो पूरा परिवार गायब हो चुका था। शायद गांव वालों ने उन्हें मारकर सारा सोना लूट लिया था। रमेश ने कहा, वो बच्चा भी? रणधीर ने पूछा। हाँ, लेकिन गांव वालों को कुछ दिनों बाद हर रात किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, और वो जिस भी घर के बाहर रोता था अगले दिन वहां कोई नहीं मिलता था। सुना है एक दिन अचानक एक औरत पूरे गांव में घूमने लगी और अगले दिन पूरा गांव खाली मिला। जहां गांव का सिर्फ एक हिस्सा अंधेरे में था, वहीं उजाले वाला हिस्सा भी अंधेरे में डूब गया। रमेश बोलते बोलते कुछ पल के लिए रुक गया। सर, आपने क्या कहा था? एक औरत और एक बच्चा? सर, लगता है वो बात सच है। वो वापस लौट आए हैं। आप दरवाजा बंद कर लीजिए। रमेश से बात कहते कहते वापस रिसेप्शन की ओर दौड़ने लगा। रणधीर और श्रुति उलझन में पड़ गए। एक और डर की काली रात थी और एक और ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। श्रुति, हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए, रणधीर ने सहमे स्वर में कहा। अभी श्रुति और कुछ कहती, उन दोनों को अचानक चारों ओर किसी के चलने की आवाज आने लगी। कभी आवाज छत की ओर से आती, कभी कमरे की लकड़ी से बनी दीवार से। रणधीर और श्रुति डर को करीब से महसूस करने लगे। श्रुति, प्लीज जल्दी अपना सारा सामान पैक करो, रणधीर ने कमरे में रखे अपने सामान को बांधते हुए कहा। श्रुति ने भी जल्दबाजी में अपने कमरे की अलमारी खोली, पर अलमारी के अंदर उसी बच्चे को देख वो चिल्लाने लगी। रणधीर, यहां देखो, वही बच्चा रो रहा है। रणधीर अपनी आंखों को मलने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी कमरे के सामने की खिड़की अचानक आवाज करने लगी और खिड़की के ऊपरी हिस्से से लाल खून धीरे धीरे खिड़की को ढकने लगा। कुछ ही पल में जो खिड़की सफेद थी लाल रंग में रंग गई। रणधीर का पूरा शरीर कांपने लगा। वो बस एक और देख बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, काला है रंग, काले हो तुम, काला है रंग, काले हो तुम। श्रुति से रणधीर की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो तुरंत रणधीर का हाथ खींच दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, पर रणधीर अपने शरीर को जोर जोर से खरोचने लगा। श्रुति जब पलटी तो कुछ पल के लिए मूक हो गई। रणधीर की दोनों आंखों के कोने से खून की धारा बह रही थी और उसकी आंखें काली हो चुकी थी। श्रुति ने हिम्मत बांध रणधीर को बाहर की ओर खींचा, पर वो जैसे ही बाहर आई ट्री हाउस की बाईं ओर से किसी के दर्द में कराहने की आवाज आने लगी। श्रुति अंदर से सहम गई। डरते हुए उसने जब उस ओर झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो नजारा देख जोर जोर से चिल्लाने लगी। कोई रणधीर के गले में रस्सी बांध उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर खींच रहा था। रणधीर घुटी सी आवाज में श्रुति को देख कुछ कह रहा था। उसके दोनों पांव तेजी से हिल रहे थे। श्रुति को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तो रणधीर का हाथ पकड़ा था, पर जब वो पीछे मुड़ी तो रणधीर वहां नहीं था। श्रुति ने जब हाँपते हुए ऊपर देखा तो वही औरत वही दुपट्टा ओढ़े उस रस्सी समेत रणधीर को धीरे धीरे ऊपर खींच रही थी, और इस बार दुपट्टे में सिर्फ दो लाल आंखें दिख रही थी। कुछ ही पल बाद चारों ओर एक अजीब सा शोर गहराने लगा और श्रुति की चीख उसमें कहीं खो गई। अगली सुबह रमेश जब ट्री हाउस में आया तो उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, हेलो सर, हेलो मैम, आपका चेकआउट का टाइम हो चुका है। पर जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने बाकी स्टाफ को भी बुला लिया। बहुत खोजने के बाद भी ना तो रणधीर का पता लगा और ना ही श्रुति का। उस दिन के बाद ट्री हाउस रिजॉर्ट वापस अंधेरे में खो गया और उस जगह को हॉन्टेड करार दे दिया गया। अब ना तो वहां कोई जाता है और ना ही वो जगह रोशनी का चेहरा देख पाती है। कहते हैं अब वहां सिर्फ अंधेरा रहता है। और हां, वहां आज भी देर रात एक बच्चे के रोने की आवाज आती है।